डेफिनेशन बताएंगे, जिसमें कि इनएबिलिटी टू कंसाइव विद इन द पीरियड ऑफ द विद इन 1 ईयर फॉर द रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये दो टाइप होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर एक बार कंसाइव कर चुके तो प्राइमरी में आएगा, एक बार भी कंसाइव नहीं किया मतलब पहले अर्ली उसके चाइल्ड है बट अभी कंसाइव नहीं कर पा रही तो वो सेकेंडरी के अंदर आता है ना। फैक्टर इसेंशियल फॉर द कंसेप्शन क्या क्या होगा, पहला स्पर्म का बनना जरूरी है, उसके बाद उसका कैपेसिटेशन जरूरी है, एंड स्पर्मेटोजोआ का मोटिलिटी भी जरूरी है और ओवल्यूशन जरूरी है। कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी देखेंगे तो मेन क्या क्या होगा, फॉल्टी इन द मेल फल्ट में क्या क्या हो सकता है, डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑब्स्ट्रक्शन इन इट्स पाथ एंड अ फेलियर इन द डिपोजिशन इन द वेजाइना और मे बी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है ना। तो ये सब हो सकता है, एक एक को देखते हैं डिटेल से। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या अपने को ध्यान रखना है, दो हार्मोन होता है, एलएच होता है, एफएसएच होगा। एलएच क्या करेगा, एल फॉर एलएच है तो वो एल फॉर लिडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा, लिडिक सेल क्या करेगा, टेस्टोस्टेरॉन बनाएगा, टेस्टोस्टेरॉन क्या करेगा, सेटोली सेल को स्टिमुलेट करेगा और एफएसएच भी सेटोली सेल को स्टिमुलेट करके स्पर्मेटोजेनेसिस कराएंगे। अगर इसमें कुछ अगर डिफेक्ट होता है तो इनहिबिन भी बनाता है ये और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी बनाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 74 दिन लगता है। कॉज ऑफ द मेल इनफर्टिलिटी एडियोपैथिक हो सकता है, गोनाइडल या तो प्रॉपर पैथोलॉजी गोनाइडल होगा या एचपी एक्सिस में होगा। ओके, नेक्स्ट इज अवर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एफरेंट। तो ये कब होता है, जब इसको हम लोग बोलते हैं यंग सिंड्रोम, जिसमें ब्रोंकियोक्टेसिस के साथ इपिडाइडमल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। फेलियर इन डिपोजिशन लाइक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फिर हाइपोस्पेडियासिस, इजाकुलेटरी डिफेक्ट। तीन होता है, इजाकुलेटरी डिफेक्ट और आइदर हाइपोस्पेडियासिस और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ओके, नेक्स्ट इज एरर इन द सेमिनल फ्लूइड। क्या क्या एरर आ सकता है सेमिनल फ्लूइड में, पीएच ज़्यादा हो जाएगा, विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। ओके, कॉमन कॉज ऑफ द मेल इनफर्टिलिटी को उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, प्री टेस्टिकुलर और टेस्टिकुलर को उसमें याद रखेंगे। प्री टेस्टिकुलर में हमेशा की तरह हम लोग PEN है ना जी, पेन के फॉर्म में याद रखेंगे, PENG। पी फॉर क्या होगा हमारा, साइकोसेक्सुअल होगा, मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा। ई फॉर एंडोक्राइनल हो सकता है, लाइक ओबेसिटी हो सकता है, थायराइड हो सकता है, या तो फिर हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया हो सकता है। और PED है ना, पेड़, ऐसे याद रखेंगे, PDG। ओके, तो डी फॉर क्या हो जाएगा हमारा, डी फॉर ड्रग्स हो जाएगा। ड्रग्स में कॉमनली एंटीसाइकोटिक और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आ जाएगा। जी फॉर हो जाएगा हमारा जेनेटिक फैक्टर लाइक वाई क्रोमोसोम सिंगल जीन म्यूटेशन और 47XX कंडीशन। ओके, ये तो हमारा था प्री टेस्टिकुलर। अब टेस्टिकुलर में क्या क्या आएगा हमारा, कैटर सिंड्रोम है, क्रिप्टोकार्डिज्म है, इन्फेक्शन है, टॉक्सिन है, वेरिकोसिल है और इम्यूनोलॉजिक है, सर्टोली सेल सिंड्रोम है, प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर है। ओके, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, केंद्रीय विद्यालय के बच्चे IIT में जा करके CS का तैयारी कर रहे थे, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फिर है हमारा पोस्ट टेस्टिकुलर कॉज, इसमें है हमारा कॉक्सा वेरा से याद रखना है, कॉक्सा वेरा है ना, ऐसा COVA। सी फॉर क्या होगा, कंजनाइटल, ओ फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, बी फॉर वेसेक्टोमी, हर्नियोरोपी और ए फॉर एक्वायर्ड कॉज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। या फिर कोवास से भी आ सकते हैं, इस पर सर्जिकल भी डाल सकते हैं। अदर कॉज में इजैकुलेटरी फेलियर हो सकता है। फिर आता है फीमेल में फिर इसको हमेशा की तरह पाथवे में याद रखेंगे, ओवुलेटरी डिसफंक्शन हो सकता है, और ट्यूबल डिजीज हो सकता है, यूट्राइन फैक्टर, सर्वाइकल फैक्टर और कंप्लीट पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस होगा। ओवेरियन डिस्फंक्शन में ओवुलेटरी डिस्फंक्शन में क्या क्या हो सकता है, एलएच होगा, एफएसएच होगा, एफएसएच मतलब कि फॉलिकुलोजेनेसिस, एलएच मतलब कि ल्यूटियोलाइसिस और मैच्योरेशन भी नहीं होगा, और इनेबिलिटरी बोल देंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया हो जाएगा, ल्यूटियल फेस डिफेक्ट, डिफेक्टिव फॉलिकुलोजेनेसिस, उस साइड मैच्योरेशन, इनेबिलिशन, हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया और ल्यूटियोलाइसिस हो जाएगा। ट्यूबल डिस्फंक्शन में क्या हो सकता है, तो ट्यूबल का मोटिलिटी हो जाएगा, खराब हो सकता है, एजेशन हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इम्पेयर पिकिंग बाय द फेमराई हो सकता है। ये हमारा एक टॉपिक हो गया हमारा खत्म, और भी हम पेज नंबर 4 में हैं, ठीक है। ओके, तो टॉपिक नंबर 1 जो है 4 मिनट अपने को लगा है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा प्री मैलिग्नेंट एंडोमेट्रियल लेसन। इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियल का हाइपरप्लेसिया हो जाएगा। ये मेनली अपने को ध्यान रखना है, एंडोमेट्रियल मतलब कि एस्ट्रोजन डिपेंडेंट। तो 3 कंडीशन है, 25, 50 और 100%। एटीपिया, टिपिया, एडिनोमेटस, एटिपिकल और CIS होता है ना, कार्सिनोमा इन सिटू। क्लासिफिकेशन क्या देखेंगे, सिंपल कॉम्प्लेक्स और सिस्टिक एडिनोमेटस। फिर क्या हो जाएगा, विदाउट एटीपिया वाला और विथ एटीपिया वाला। परसेंटेज होता है 1, 3, 8, 29, ये याद रखना है। ओके, फिर ध्यान देते हैं हम लोग प्रोटेक्टिव फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया। क्या क्या प्रोटेक्टिव फैक्टर हो सकता है, तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, एक क्या है, मल्टीपेरिटी। हाँ, मल्टीपेरस वुमेन है, हेल्दी है ना, बट वो सिपी खाती है और उसमें प्रोजेस्टेरोन मतलब लिवोनॉर्गेस्ट्रिल प्रेजेंट रहता है, वो मेनोपॉज एज के अराउंड में है। तो ये हम लोग ऐसे याद रखेंगे प्रोटेक्टिव फैक्टर। रिस्क फैक्टर कैसे याद रखेंगे हम लोग, इसको
डॉफ्टर, DOFTER, है ना। डी फॉर क्या हो जाएगा हमारा, डायबिटीज़ हो जाएगा। O फॉर ओबिसिटी होगा। ए फॉर हमारा ये फेमिलियर हो जाएगा डॉफ्टर का। और टी फॉर है टेमोक्सिफेन ड्रग्स। ई फॉर है एस्ट्रोजन सप्लीमेंट, है ना। और सॉरी हाँ, अनअपोज एस्ट्रोजन। और आर फॉर है हमारा रेडियोथेरेपी। फिर देखेंगे इसका EIN देखेंगे, एक्स्ट्रा एंडोमेट्रियल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेसिया भी बोलते हैं। ओके, इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो कॉमन सा है कि बायोप्सी हमेशा की तरह बायोप्सी करेंगे, हिस्टोलॉजी कर सकते हैं, है ना, या फिर एक्सीडेंटली भी डायग्नोस हो सकता है। और ब्लीडिंग होगा, पेशेंट का मेन सिम्टम है। फिर इसका हिस्टोलॉजी देखेंगे तो उसमें 3 टाइप का होता है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, एटिपिकल। जो सिंपल होता है इसमें क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम का हमारा थिकनिंग तो होगा ही, साथ ही साथ जो उसके ग्लैंड होंगे वो हमारे डायलेट हो जाएंगे, आउटपाउचिंग हो जाएंगे। और स्टोमा में डेंस और सेलुलर, स्टोमा जो है इसका डेंस और सेलुलर हो सकता है ना। ये इंपॉर्टेंट है। देखो ग्लैंड क्या हो गया है, इसमें डायलेट हो गया है और एंडोमेट्रियम थिक हो गया है, और जो स्टोमा है वो हमारा डेंस और सेलुलर हो गया है। कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया में क्या हो जाएगा, अभी जो ग्राउंड जो है वो क्राउडेड हो जाएगा, पास आ जाएंगे, स्टोमा जो है अब रिड्यूस हो जाएगा दब के, और एपिथेलियम का सेडोस्ट्रेफिकेशन होगा। लास्ट वाले में इसमें आउटर आर्किटेक्ट स्टेबलाइज रहेगा, बट साइटोलॉजी की इन्फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, इसमें कार्सिनोमा सिटी में दोनों डिस्टर्ब हो जाएगा। मैनेजमेंट क्या करेंगे इसमें हम लोग, मेंटेनिंग बॉडी वेट, स्क्रीनिंग, और अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत है तो खाली एस्ट्रोजन ना करके एस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरॉन भी दे सकते हैं। फिर आता है डेफिनेटिव बेस्ड ऑन द एज ऑफ द हिस्टोलॉजी एंड द रिस्क फैक्टर ऑफ द सर्जरी में क्या होगा, प्री मेनोपॉज होगा अगर विदाउट एटीपिया और विद एटीपिया। देखो प्री मेनोपॉजल मैनेजमेंट में याद रखना, प्री मेनोपॉजल होगा, पोस्ट मेनोपॉजल होगा। प्री मेनोपॉजल में फिर विदाउट एटीपिया, विद एटीपिया। विदाउट है सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट दे सकते हैं 6 से 9 मंथ तक, और विद एटीपिया है तो इसमें प्रोजेस्टेरॉन देंगे, बट यहाँ पे क्या कहते हैं प्रोवेरा के फॉर्म में देते हैं, प्रोगेस्टिन देते हैं 10 mg BID प्रोवेरा प्रोजेस्टिन के फॉर्म में देंगे, 6 से 9 मंथ के लिए देते हैं, 3 मंथ में, हर 3 मंथ में इसको फॉलो बोलते हैं। मेनोपॉजल में 3 कंडीशन होगा, या तो मॉडरेट टू सीवियर होगा, या तो एटीपिया होगा, या नॉर्मल हाइपरप्लेजिया होगा। हाइपरप्लेजिया है तो हिस्टेक्टोमी करके निकाल सकते हैं, या फिर बायलेटरल सेल्फिंगोग्राफी कर सकते हैं। अगर मॉडरेट है तो सिर्फ हिस्टेक्टोमी करेंगे, और एटीपिकल है तो हिस्टेक्टोमी प्लस पेरिटोनियल वॉशिंग भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा अगला 3 मिनट में सेकेंड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, 7 मिनट हो गया, है ना। फिर आते हैं हम लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या होता है, इसमें प्रॉपर हैंडलिंग होता है कोई भी स्पर्म ओवरी को, ताकि उसको प्रॉपरली हम फर्टिलाइज कर सकें, है ना। ये होता है 3 जनरेशन, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड होता है। फर्स्ट में मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, बस इसमें कुछ करना नहीं है। सबसे लिस्ट इन्वेसिव ये होता है, इसमें अपने को याद कैसे रखना है, तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन और ओवेरियन इंस्टिट्यूशन, ठीक है। मेल में डिफेक्ट हुआ तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, फीमेल में हुआ तो ओवेरियन इंस्टिट्यूशन करेंगे फर्स्ट लेवल में। फिर आता है सेकेंड लेवल्स में, तो इसको हम लोग याद रखेंगे, ICSI बोर्ड होता है ना, उससे याद रखेंगे, ICEI, SI ना बोल के EI बोलेंगे, ICEI, ठीक है। ICEI क्या हो जाएगा, IVF, क्रायो प्रिजर्वेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर, और ICSI, है ना, ICSI। ओके, इसको अपन सेम निमोनिक से याद रखेंगे, ICSI, जिसमें से इससे अपन इसको एम्ब्रियो ट्रांसफर बना देंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा थर्ड लेवल टेक्निक, इसमें क्या करेंगे, जनरल पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देंगे, ठीक है। इंट्यूबेशन, इसमें क्या होगा, जितना भी अपने को पता है, गिफ्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर, लेप्रोस्कोपी, टीसा, देखो तो TC बोलना है, ठीक है। तो TC में हमारे क्या होगा, TC, माइक्रो TC, टीसा, 3 खत्म। फिर उसके बाद लास्ट के 2 में जाएगा पिसा मीसा और TC टीसा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे फुल फॉर्म, यहाँ से आप देख लेना। ओके, फिर आता है हमारा गोल ऑफ द प्रिपरेशन। मेन क्या होता है, हमारा मेन गोल ये होता है कि जो भी स्पर्म में खराब चीज़ रहता है, ल्यूकोसाइट, डिब्रीज, बैक्टीरिया, सबको हटाना होता है। फर्स्ट लेवल टेक्निक में क्या करेंगे, डोनर स्पर्म का ट्रीटमेंट करते सकते हैं, है ना। इंडिकेशन फर्स्ट लेवल टेक्निक कब करते हैं, जब डोनर का स्पर्म करेंगे, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होगा, एंडोमेट्रियोसिस होगा, या ओवुलेटरी डिफेक्ट होगा, या फिर ग्रेड 1 2, ये याद रखना, एंडोमेट्रियोसिस ग्रेड 1 2 रहेगा तो फर्स्ट लेवल टेक्निक, अगर सेकेंड रहेगा तो 2 3 टेक्निक खत्म। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन का ये कंप्लीट डिटेल है, अपन को इसका प्रोसीजर पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेनोपॉज। तो मेनोपॉज में क्या क्या अपने को देखने मिलेगा, परमानेंट सीज ऑफ द मेंस्ट्रुअल एट एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव। डेफिनेशन याद रखना है कि सबसे पहले क्या होगा, परमानेंट सीज हो जाएगा, कब होगा, नियर द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्टेज में होगा, और इसमें क्या होगा, फॉलिकुलर एक्टिविटी क्या होगा, अपने आप खत्म होगा। तो 3 चीज़ बोलना है, क्या क्या 3 चीज़ अपने को इसमें ध्यान रखना है, दैट इज़ पहला तो परमानेंट सीज हो जाएगा, और दूसरा चीज़ एट द रिप्रोडक्टिव एज में वुमेन रहेगी, और क्यों होगा, ओवेरियन फॉलिकल खत्म हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा, ओवेरियन फॉलिकल खत्म हो जाएगा। क्या क्या बोला, परमानेंट सीज रिप्रोडक्टिव एज में होना चाहिए, जस्ट क्रॉस करना चाहिए, और ओवेरियन फॉलिकल खत्म हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। या तो फिर क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुएशन अगर लगातार 12 महीने तक नहीं आता है बिना कोई पैथोलॉजी के तो भी बोल सकते हैं। तो इसके डेफिनेशन में हम लोग को 2 पॉइंट बोलना है, डेफिनेशन हो गया। फिर हार्मोन लेवल को नहीं बताना है, उसके बाद ये बताना है कौन से एज ग्रुप में होता है, या नॉर्मली 45 से 51 में होता है, बट 51.3 में भी
ये हमारा मीन एज होता है। ओके, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है एथनिसिटी, सोशियो इकोनॉमिक और ओवेरियन सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। कैसे याद रखेंगे? जेनेटिक फैक्टर, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और पेरिटी और ओवेरियन सर्जरी। ठीक है, तो इसको अपन याद रखेंगे GCS, ग्लासगो कॉमन स्केल वाला। ओके, GCS और GCS रोग, ऐसे करके याद रखेंगे। GCS, G फॉर क्या हो जाएगा हमारा? जेनेटिक, और C फॉर है हमारा कीमोथेरेपी, और S फॉर है हमारा स्मोकिंग और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, R फॉर है रेडियोथेरेपी, O फॉर है ओवेरियन सर्जरी, और P फॉर है हमारा पेरिटी, है ना। ओके, रिप्रोडक्टिव एजिंग, इसमें 3 ग्रुप में हम लोग बांट देंगे। क्या क्या होगा? रिप्रोडक्टिव होगा, रिप्रोडक्टिव के और क्या होगा? मेनोपॉजल होगा, दोनों के बीच को बोलेंगे ट्रांजिशन फेज। ओके, तो रिप्रोडक्टिव का खास बात क्या है कि इसमें है टाइम के साथ क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम होता जाएगा, तो भैया फर्टिलिटी पोटेंशियल भी टाइम के साथ कम होता जाएगा, और साइकिल जैसे इंक्रीज होगा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी हमारा लो होता जाएगा। ओके, मेनोपॉज ट्रांजिशन में क्या होगा? सबसे खास बात होता है एफएसएच यहाँ पे पीक में रहता है, तो कितना होगा? मोर देन 20 हो जाएगा। हेवी ब्लीडिंग होगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो सकता है, ड्यूरेशन 2 से 8 साल होता है, रैपिड उस साइड का डिप्रेशन हो जाएगा, और ओवरियन फंक्शन डिक्रीज होएगा। ओके, मेनोपॉज में क्या होगा? सीज ऑफ द मेनोपॉज हो सकता है, फाइनल, है ना। वही फिर जो मेनोपॉज में अपने को डेफिनेशन बता देना कि 12 महीने से बिना कोई पैथोलॉजी के हो जाता है, और पोस्ट मेनोपॉज में अर्ली पोस्ट मेनोपॉज मतलब कि पोस्ट मेनोपॉज बाद और मरने वाले डेथ से जस्ट पहले की स्टेज को लेट पोस्ट मेनोपॉज बोलते हैं। ओके, उसके बाद क्या क्या फैक्टर जो है ये इसका मैकेनिज्म ऑफ पाथवे पर समझते हैं। देखो, पाथवे में अपने को 2 सबसे जो की पॉइंट है वो पकड़ना है। की पॉइंट ये होता है कि हमारा इसमें एफएसएच बढ़ जाएगा और एनेवोल्यूशन कराता है। ठीक है, क्यों कराएगा? ओवेरियन सिंड्रोम के खातिर। तो अब समस्या है, जैसे जैसे क्या हो जाएगा? सबसे पहले ओवेरियन फॉलिकल खत्म होते जाएंगे, तो फॉलिकल अगर खत्म हो जा रहा है तो फॉलिकल रेजिस्टेंस टू गोनाडोट्रोपिन रिलीज हो रहा है, बट फॉलिकल तो हमारा खत्म हो गया है ना, तो अभी ठीक से वो फॉलिकल रहेगा ही नहीं, तो वो जेनेसिस कहाँ से होगा? नहीं होगा, तो फॉलिकल जेनेसिस नहीं होगा, तो इम्पेयर फॉलिकल जेनेसिस। अब फॉलिकल जेनेसिस नहीं होगा तो क्या करेगा? ब्रेन को और स्टिमुलेट करेगा कि जीएनआरएच और बना करके, है ना। तो वही है, नेगेटिव फीडबैक डालेगा एचपीए में, तो जीएनआरएच ज़्यादा बनेगा तो एफएसएच भी हमारा ज़्यादा बनेगा। एफएसएच ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करता है? ओवेरियन फेलियर करा देता है, जिसके खातिर इनएवोल्यूशन होगा। अगर ओवल्यूशन नहीं पे होगा वहाँ पे तो कॉर्पस ल्यूटम नहीं बनेगा, और ना ही एस्ट्रोजन हमारा कम रहेगा। एस्ट्रोजन कम रहेगा तो वहाँ पे हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। ये हमारा इसका हो गया सिंपल सा मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा क्या क्या अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बारे में भी बता सकते हो चाहोगे तो थोड़ा सा। ठीक है, फिर होता है पोस्ट मेनोपॉज में नॉर्मल जो, देखो अब यहाँ पे क्या रहता है? पोस्ट मेनोपॉज में अपने को क्या बताना है? नॉर्मल हार्मोन लेवल बताना है। ठीक है, तो याद रखना जो E1 E2 E3 हम लोग यहाँ पे 3 पढ़ते हैं, है ना, जिसमें से जो पोस्ट मेनोपॉजल का आइडेंटिफाइंग फीचर होता है E1, जिसको अपन एस्ट्रोन बोलते हैं, भले ही वीकेस्ट रहता है बट ये पोस्ट मेनोपॉजल में प्रेजेंट रहता है। इसका जो नॉर्मल वैल्यू रहता है वो होता है 30 से 70 पिकोग्राम होता है, और एस्ट्राडाइल होता है 10 से 20 पिकोग्राम पर ml रहता है। एंड्रोजन प्रोड्यूस होता है, स्टोमल सेल बनाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द एलिस, और इनहिबिन जो है वो एफएसएच, पीआरएल और एफएसएच को कम कर देगा। ठीक है, ये सब हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गन चेंज। ऑर्गन क्या क्या चेंज आएगा? सबसे पहले ओवरी क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ये फॉलिपियन ट्यूब क्या हो जाएगा? फाइब्रस हो जाएगा, और उसका मोटिलिटी खत्म हो जाएगा। सिलिया डिसअपियर हो जाएगा, थिन हो जाएगा, एट्रोपी हो जाएगा। यूट्रस क्या हो जाएगा? ये भी एट्रोपी हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइपर प्लास्टिक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। वल्वा क्या होगा? जो पहले कुशन रहता था वो प्लेट हो जाएगा, है ना। ब्रेस्ट क्या हो जाएगा? जो फैटी रहता था वो अभी हमारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ब्लेडर और यूरेथ्रा में भी देखने मिल सकता है लॉस ऑफ द टोन ऑफ द मसल का टोन लॉस भी हो सकता है। ओके, फिर क्या है? लॉस ऑफ द बोन मॉस ओस्टियोपोरोसिस भी कराता है, अपने को पता है ना। एस्ट्रोजन की कमी से कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी हो सकता है, और मेंस्ट्रुअल पैटर्न जो होता है वो हमारा एब्रप्ट जो है सीज हो जाएगा। ये यहाँ पे एक टॉपिक और हमारा खत्म हो गया, मेनोपॉज। ये हम लोग को लगा टोटल 9 मिनट। ओके, आगे बढ़ते हैं। 9 मिनट प्लस 3 मिनट प्लस 4 मिनट टिल गोइंग। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्का इसमें से आ सकता है, और इसमें भी मेनली 2 चीज़ आ सकता है, दैट इज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव और LARC, है ना। दोनों को पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले देखेंगे स्पॉन्ज में क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या आता है? बैरियर मेथड आता है। बैरियर में होगा फीमेल में टूडे, स्पॉन्ज और डायफ्राम, है ना, ये सब इसको करते हैं। स्पॉन्ज क्या होता है? इसमें याद रखना नॉनॉक्सिनॉल, है ना। तो नॉनॉक्सिनॉल किसमें प्रेजेंट रहता है? जो टूडे होता है, और डायफ्राम जो यूज़ करते हैं डोम शेप रहता है, इसमें दोनों में नॉनॉक्सिनॉल प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। देखो, कोई भी हम लोग को अगर बोलते हैं लो डोज पील बोलते हैं तो वो एस्ट्रोजन के बेस्ड होगा। लेस देन 20 है तो वो 20 यूनिट क्या होगा? माइक्रोग्राम, ये याद रखना है। ठीक है, लेस देन 20 माइक्रोग्राम है तो वो वेरी लो डोज होगा। 20 से 50 है तो लो डोज, मोर देन 50 है तो हाई डोज। तो ये 3 ग्रुप में बांटते हैं हम लोग। ओके, दैट इज एस्ट्रोजन के नहीं, इथेनिल एस्ट्राडाइल के बेसिस में हम लोग बांटते हैं। फिर होता है लोस्टेरिन का खास बात क्या है? मिनिमम इफेक्ट डोज ऑफ एस्ट्रोजन इन 10। सबसे जो कम डोज को मिलता है उसको क्या बोलते हैं? लोस्टेरिन बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लोस्टेरिन बोलते हैं। ठीक है, 10 मिलीग्राम का रहता है। ओके,
फिर ये है ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन फिर प्रोजेस्टेरॉन कंपाउंड के अकॉर्डिंग हम लोग इसको 4 ग्रुप में करते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। ओके, तो जैसे अभी हम लोग GTN पढ़ते हैं ना, गेस्टेशनल ट्रोपोप्लास्टिक डिजीज, वैसे GND पढ़ेंगे। ओके, इसको हम लोग GEND करके याद रखेंगे, ठीक है। G फॉर होगा गेस्टोडिन, और E फॉर होगा हमारा इटोनॉर्गेस्ट्रॉल, N फॉर है नॉर्गेस्टिमेट और डेजोगेस्ट्रॉल। ओके, और इसमें क्या है DN, ये तो हमारा DND बन गया है ना। तो DND में क्या होगा, डोस्पायरेनॉन, डायनोगेस्ट और नोमेस्ट्रॉल होगा। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझते हैं। जब हम लोग OCP खाते हैं एस्ट्रोजन ज़्यादा बनेगा, है ना, तो एस्ट्रोजन अगर हमारे बॉडी में ऑलरेडी ज़्यादा रहेगा तो वो क्या करेगा, ब्रेन को नेगेटिव फीडबैक के थ्रू बोलेगा कि कम बना करके, तो GnRH कम हो जाएगा, FSH कम होगा, तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा चीज़ प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, वो क्या करेगा, सर्वाइकल म्यूकस को थिक बना देगा, मोटिलिटी को ब्लॉक कर देगा, एंडोमेट्रियल डिसिडुआ जो है उसको भी थिन कर देगा और इम्प्लांट के लिए अनसुटेबल बना देगा। कंपोजिशन ऑफ पिल में मालाडी, मालाइन, यास्मीन तीन होता है। तीनों का जो एस्ट्रोजन वाला होता है वो लो डोज में आता है, दैट इज़ 30 मिलीग्राम, और जो हमारा हाई डोज वाला होता है 0.3 का LNG दे सकते हैं, और जो यास्मीन होता है वो बहुत हाई डोज होता है, दैट इज़ 30 मिलीग्राम डोज पायरोनोन होता है। ओके, फिर OCP का यूज़ पूछ सकता है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ होता है। नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, दैट इज़ AUB में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, SNI में यूज़ कर सकते हैं। ओके, और क्या है, डिसमेनोरिया में यूज़ करेंगे, टर्नर सिंड्रोम, सिस्ट में यूज़ कर सकते हैं, और एंड्रोगोनिज्म मतलब हाइपर एंड्रोगोनिज्म बोल सकते हैं, और हिर्सुटिज्म, और HRT, PMS, एंडोमेट्रियम, और PCOS, ठीक है। तो इसको समथिंग हमने निमोनिक बनाया था लास्ट टाइम, दैट इज़ हा करके, HA है ना। तो HH में क्या क्या हो जाएगा, H 2 चला गया, A 2 चला गया, ये तीसरा A भी इसी में अपन ऐड कर सकते हैं। ओके, बचा क्या हमारा TMD है ना, MDT है ना, मल्टी ड्रग ट्यूबरकुलोसिस में पढ़ते हैं ना MDT, तो वो MDT करके याद रख लेना। बचा हमारा PE। ओके, छोड़ो ये सब छोड़ते हैं, ये हमारा कॉज है, रीड कर लेना। उसके बाद कॉज ऑफ क्या क्या और क्या हो सकता है, कैंसरल लाइक द एंडोमेट्रियम, ओवेरियन सिस्ट, कोलोरेक्टल, बेनाइन में ये सब में यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, तो क्या हो गया, इंक्रीज चांस ऑफ द हिपेटिक एडिनोमा, बर्काजिन और CA कार्सिनोमा यूज़ कर सकते हैं। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, OCP को हम लोग कहाँ कहाँ नहीं दे सकते, थ्रोम्बो, ये तो हमारा BCD ऐसे करके याद रखे थे ना। ओके, देखते हैं, हाइपरटेंशन और स्मोकर, प्रेगनेंसी, हाइपर कोलेस्ट्रोलोमिया, और देखो कोलेस्ट्रोलोमिया को हम लोग C से याद रखेंगे, डायबिटीज़ को हम लोग D से याद रखेंगे, ठीक है। ओके, हाइपरटेंशन हो गया, स्मोकर हो गया, प्रेगनेंसी हो गया। इधर क्या है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, कार्डियोमायोपैथी हो गया, और हाइपर ट्राइग्लिसराइड, और माइग्रेन, ओके, और वेजाइनल ब्लीडिंग, अनडायग्नोस्ड वेजाइनल ब्लीडिंग। तो ये सारी कंडीशन है जिसमें हम इसका स्पिरिट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, पूछ सकते हैं। ओके, फिर और क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेजेंट होते हैं, रिंग के फॉर्म में होता है नोवा रिंग, ओके, और इसमें 15 mcg पर डे ये रिलीज़ करता है। इटोनॉर्गेस्टिल इसमें प्रेजेंट रहेगा। फिर होता है एनोवेरा, इसमें सेगेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, 150 माइक्रोग्राम पर डे ये रिलीज़ करेगा, स्टीन विस्क के लिए यूज़ करते हैं, फिर इसको रिमूव कर देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है, फिर ओबेस में यूज़ नहीं कर सकते, है ना, इसको रीइंसर्ट करते हैं। और ओके, फिर होता है ट्रांसडर्मल पेज के फॉर्म में भी आता है, एक तो इथिनिल एस्ट्राडाइल 20 माइक्रोग्राम का, या फिर क्या है, नॉर एल्गेस्ट्रोमिन होता है, ये 150 मिलीग्राम पर डे यूज़ करते हैं। अप्लाई क्या करेंगे, न्यू पेज एवरी 3 वीक यूज़ कर सकते हैं। साइड कहाँ पे होता है, लोअर एब्डोमेन, अपर आउटर आर्म या बटक में इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रोजेस्टेरॉन में चलो अब मेन आता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन कंपोजिशन में देखना है, तो पिल के फॉर्म में आता है मिनी पिल, इम्प्लांट में इम्प्लानॉन, इंजेक्शन में आता है DMPA, और IUD में आता है हमारा मिरीना, ठीक है। मैकेनिज्म ये क्या करेगा, जैसा कि हमने पढ़ा था, म्यूकस को थिक बना देगा तो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। इंडिकेशन क्या होता है, एज, ओबेसिटी, STN, SLE और स्मोकर, ये सारा है कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अनडायग्नोस्ड वेजाइनल ब्लीडिंग, लिवर ट्यूमर या ब्रेस्ट कैंसर रहता है, तो ठीक है। तो POP मतलब प्रोजेस्टेरॉन ऑनरी पिल जो होता है ना, इसमें क्या होता है, सिराजेट के फॉर्म में आता है, जिसको में 75 माइक्रोग्राम डेजोगेस्ट्रिल प्रेजेंट रहता है, और ये क्या करता है, ओवुलेशन को कराएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, डे 1 में लेते हैं, अगर मिस हो गया तो एज सुन एज लेना होता है। अगर मोर देन 2 मतलब 2 पिल्स लेते हैं, अगर एक दिन मिस हो गया, अगर 2 दिन से ज़्यादा मिस होता है तो फिर उस साइकिल के लिए नहीं लेते, अगले साइकिल में लेते हैं। इम्प्लानॉन अपने को पता है सिंगल रॉड वाला होता है, नेक्सोप्लेनॉन इम्प्लांट प्लस, इसमें बेरियम सल्फेट रहता है, जिससे हम लोग उसको डायग्नोसिस भी करने में हेल्प करता है। और रेट ऑफ रिलीज क्या होता है, 60 माइक्रोग्राम पर डे होगा, लाइफ स्पेन 3 ईयर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये एनोवुलेशन कराएगा, ठीक है। ओके, ये हमारे लोग नेक्स्ट प्लान को पढ़ रहे थे। फिर आता है 7 डे ऑफ द साइकिल, नो बेक एक्ट इमीडिएटली, और इंसर्ट आफ्टर द 7 डे, तो बेकअप फॉर 3 डे, ठीक है। तो 7 दिन के लिए होगा, इसमें कोई बेकअप नहीं होगा, चलो ठीक है। फिर आता है DMPA, ये क्या है, हमारा इंजेक्शन फॉर्म में है, अंतरा देते हैं, नेशनल फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम के अंदर रहता है। 150 माइक्रोग्राम मिथॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट इसमें प्रेजेंट होगा, इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं, हर 3 महीने में एक बार, डेल्टोइड या ग्लूटल में, विंडो
पीरियड 4 वीक का रहता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये भी क्या करेगा, इनोवल्यूशन कराएगा, बट साइड इफेक्ट में सीजर और सिकलिंग भी करा सकता है। कौन सा हमारा अंतरा करा सकता है। ओके, डिसएडवांटेज क्या है, डिले फर्टिलिटी रिटर्न इसमें लेट में हो सकता है। फिर आता है इंट्रायूट्राइन डिवाइस में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। थर्ड में आता है हमारा मिरीना, सेकंड में आता है कॉपर रिलीजिंग दैट इज CUT और मल्टीलोड 375, और फर्स्ट में आता है हमारा मल्टीलोड 375 फर्स्ट में आएगा, कॉपर टी लिपेस लॉफ्स है ना, और ये सब क्या है, इंसर्टेड आईओडी है। ओके, तो CUT 3580 ये क्या है, पैरागार्ड टी से आपका होता है। कॉपर में दो चीज़, वर्टिकल आर्म होता है, हॉरिजॉन्टल आर्म होता है ना। एरिया 380 मीटर होगा। कॉपर 50 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज करता है। लाइफ स्पैन 10 साल के लिए होगा। एडवांटेज क्या है, यूट्राइन को परफोरेट करने से प्रिवेंट करेगा। ओके, मल्टीलोड 375 जो होता है, बेंट आर्म प्रेजेंट होता है। फिर सेकंड जनरेशन जो होता है, ये कॉपर रिलीजिंग होगा, वो स्पर्म को मोटिवेट करेगा। ओके, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, ठीक है। फिर आते हैं टाइम ऑफ इंसर्शन क्या होता है, पोस्ट प्लासेंटल या पोस्ट पार्टम या इंटरवल ऑफ द 6 वीक के में कर सकते हैं। अगर डिलीवरी नहीं हुआ तो फर्स्ट 10 डे ऑफ द साइकिल में यूज़ कर सकते हैं। इंश्योर पेशेंट दैट वो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। थर्ड जनरेशन में जैसे हमने पढ़ा मिरेना, इसमें क्या होता है, मेनली लिवोनॉर्गेस्टिल होता है, 52 मिलीग्राम का रहेगा। और ओके, ये क्या करेगा, रिलीव करने में हेल्प करता है। 20 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज करेगा। लाइफ स्पैन इसका 5 साल तक का रहता है। ओके, इसमें क्या होगा, दो हार्मोन रिलीज होता है, स्काइला और लिलेटा होता है। लिलेटा जो होता है सेम मिरीना जैसा होता है, अप टू 4 साल तक के लिए रहेगा, लो कॉस्ट रहता है। स्काइला जो होता है 13.5 होता है, और LNG है 3 साल के लिए रहता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या करेगा, ये भी इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करेंगे, पीछे वाले ओवुलेशन को प्रिवेंट करे, तो ये याद रखना है, ठीक है। इट डज नॉट ब्रिंग ओवुलेशन। नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट में क्या होगा, जैसा कि वहाँ पे हमने पढ़ा था, ये भी एडिनोमायोसिस, एंटी प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, PID एंडोमेट्रियोसिस में इसको यूज़ कर सकते हैं। IUD का इंसर्शन कैसे करते हैं, बिफोर इंसर्शन चेक फॉर द कंट्राइंडिकेशन, कोई कंट्राइंडिकेशन तो नहीं है, वो चेक करना है। पेशेंट को लिथेटोमी पोजिशन में लिटाएंगे डॉर्सली, और उसके बाद क्लीनिंग करेंगे, ड्रेपिंग करेंगे, सिम्स स्पेकुलम से रिट्रैक्ट करेंगे पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को, वेलसेलम से एंटीरियर लिप को होल्ड आउट करेंगे। उसके बाद यूट्राइन साउंड से लेंथ को मेजर करके अप्रॉक्स लेंथ आप कॉपर टी को उसमें डाल के उसको लोडिंग कर देंगे। ओके, कॉन्ट्रासेप्टिव टेक आफ्टर द अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में क्या क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या कहता है, वो डिले ओवुलेशन कराएगा और प्रिवेंट इम्प्लांटेशन को भी प्रिवेंट कराता है। आइडियली अपने को विदिन 3 डे ले लेना है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में, बट मैक्स 5 डे तक भी लेते हैं तो भी चलता है। मोस्ट इफेक्टिव क्या होता है, इमरजेंसी में आता है हमारा CUT जो कि हमारा सेकेंड जनरेशन होता है, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होगा, कॉपर रिलीजिंग IUD होता है, विदिन 5 दिन के अंदर लेना है। इंडिकेशन कब है, जब अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या मिस्ड पिल और कोंडोम रप्चर और रेफ डिले इन टेकिंग POP। ओके, ये सारे इंडिकेशन हो गए। फिर हार्मोन में देखते हैं, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स में क्या क्या आता है हमारा, ड्रग यूज आर द लिवोनॉर्गेस्टिल इथिलीन एस्टर डायोल। डोज यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज लिवोनॉर्गेस्टिल को 75 मिलीग्राम स्टेट के फॉर्म में आफ्टर 12 आवर लेते हैं इंटरवल में, और 2 टेबलेट लेते हैं आफ्टर 12 आवर इथिलीन एस्टर डायोल। मेन जो है लिवोनॉर्गेस्टिल इथिलीन एस्टर डायोल का होता है, ठीक है। फिर कुछ ये इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव बारे में 2 लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ मॉर्निंग पिल और पोस्ट कोइटल कंट्रासेप्टिव, हाईली कंसिस्ट ऑफ द प्रोजेस्टिन रहेगा इसमें, प्रोजेस्टिन ऑनरी पिल विद लिवोनॉर्गेस्टिन, मैक्स 5 दिन का ड्यूरेशन रहता है। एडवर्ड्स में क्या होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ये सब का रहता है। इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, LNG यूज़ करेंगे, आई पिल प्लान B, 1 स्टेप नॉर लिवोगेस्टिल, और वही लिवोगेस्टिल इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, लिवोनॉर्गेस्टिल POP प्रेजेंट रहेगा, 150 मिलीग्राम सिंगल डोज या फिर 0.75 मिलीग्राम स्टेट आफ्टर 12 आवर ये देते हैं, ठीक है। तो 175 ग्राम को 2 डिवाइडेड डेज में दे सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। लिवोनॉर्गेस्टिल जो है, लिवोनॉर्गेस्टिल OR है बड़ा सा, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, ये ओवुलेशन को डिले कराएगा, है ना। बाकी इंटरफेयर करता है फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन से, वो तो सेकेंडरी चीज़ है। और कॉपर रिलीजिंग IUD में क्या होगा, इंट्रोड्यूस विद इन द 5 डे, है ना, ये 5 दिन के अंदर में इसको इंट्रोड्यूस करना होता है, और कैन बी केप्ट फॉर 10 ईयर एज अ रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव। फिर आता है हमारा एंटी प्रोजेस्टिन में, ये हमारा 486 मिफेप्रिस्टोन, ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन से बाइंड करेगा, रिसेप्टर से कॉम्पिटेटिवली करता है। तो हमने इसमें याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पेज है ये हमारा एग्जाम में आ ही सकता है, ठीक है। तो एक बार इसको और थोड़ा प्रॉपर डिटेल से बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, नॉर्मली 3 दिन के अंदर लेते हैं, बट 5 दिन के अंदर भी ले सकते हैं। इसके अंदर 4 चीज़ आएगा, ले सकते हैं हम लोग, लिवोनॉर्गेस्टिल, कॉपर रिलीजिंग IUD, एंटी प्रोजेस्टेरॉन और यूरिप्रिस्टल एसीटेट। यूरिप्रिस्टल एसीटेट के बारे में बस एक लाइन पता होना चाहिए कि इसको सिंगल डोज 30 मिलीग्राम का देते हैं विदिन 120 आवर, मतलब कि 5 दिन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यूरिप्रिस्टल कितना, 30 मिलीग्राम,
और विद इन 5 दिन, बस इतना पता होना चाहिए। फिर कॉपर रिलीजिंग जो होता है इसको भी अपने को 5 दिन के अंदर ले लेता है और कैन बी केप्ट फॉर 10 ईयर एज अ रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, उसको बट रख भी सकते हैं ना। ये हमारा सबसे बेस्ट होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। कॉपर रिलीजिंग इज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, याद रखना। फिर आता है एंटी प्रोजेस्टेरॉन, क्या होगा 486 है, ये मिफेप्रिस्टोन होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन से बाइंड करने में हेल्प करेगा रिसेप्टर से कॉम्पिटेटिवली, और सिंगल डोज को हम लोग 100 मिलीग्राम का विद इन 5 डेज में देते हैं। ओके, तो यूलिप्रिस्टल को 30 मिलीग्राम दे रहे थे और एंटी प्रोजेस्टिन को अपन 100 मिलीग्राम दे रहे हैं, ये याद रखना। कॉपर रिलीजिंग हो गया। लिवोनॉर्गेस्ट्रिल तो पता ही ओवुलेशन को डिले कराता है, इसको हम लोग 0.75 मिलीग्राम सबसे कम डोज में देते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये भी आ सकता है एग्जाम में, है ना। तो ये 2 टाइप का होगा, इम्प्लांट होता है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस होगा। इम्प्लांट में भी 2 होता है, हार्मोनल नॉन हार्मोनल, ठीक है। तो इसमें भी इम्प्लांट में हमारा जैसे हमने यहाँ पे देखा, इम्प्लांट वाले में क्या क्या मिलेगा अपने को, 6 रॉड, 2 रॉड, 1 रॉड, 6 रॉड में नर्व प्लांट, 2 रॉड में जेडेल, 1 रॉड में इम्प्लेनॉन होता है। ओके, इम्प्लांट क्या है, ये प्लास्टिक रॉड है, रिलीज करता है प्रोजेस्टिन को, बट इसमें एस्ट्रोजन नहीं रहता है, तो ये क्या करेगा, थ्रू आउट ब्रेस्ट फीड इसको अपन दे सकते हैं। नॉर प्लांट क्या है, सिलेस्टिक ट्यूबिंग है, एलएनजी फ्री क्रिस्टल इसमें रहता है, और जेडल भी सिलेस्टिक ट्यूबिंग है, इसमें एलएनजी प्रेजेंट रहता है। तो नॉर प्लांट और जेडल में ये डिफरेंस है। नेक्साप्लेनॉन ऊपर में पढ़े थे, जो कि हमारा कोपोलीमर है, ये है टाइप ऑफ इम्प्लांट। देखते हैं सबसे इम्प्लानॉन क्या होता है, नेक्साप्लेनॉन अभी हमने देखा ना, 1 रॉड वाला, ये क्या करेगा, इटोनॉर्गेस्ट्रिल रहता है, एस्ट्रोजन इसमें नहीं रहता, बोले थे कितना रखेगा, 68 मिलीग्राम रहता है, अप टू 3 ईयर तक के लिए इफेक्टिव रहता है। फिर आता है हमारा जेडेल, जो 2 रॉड वाला है, इसमें 75 ग्राम के लिए रहेगा। लिवोनॉर्गेस्ट्रिल इफेक्टिव रहता है 5 मंथ के लिए, और जरीन होता है, लिवो प्लांट बोलते हैं। ओके, इसमें 2 रॉड कंटेनिंग रहता है, 75 मिलीग्राम ऑफ लिवोनॉर्गेस्ट्रिल रहेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, प्रिवेंट करेंगे रिलीज ऑफ एक और ठीक करेंगे सर्वाइकल म्यूकोसा को। जेडेल ये इसका फेलियर रेट है। फिर है आईयूडी होता है, मोस्ट रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इंसर्टेड आफ्टर द डिलीवरी और सी सेक्शन में भी इसको इंसर्ट करते हैं विद 2 डे ऑफ द चाइल्ड बर्थ। ओके, कॉपर टी 380 और एलएनजी आईओएस यूज़ कर सकते हैं। कॉपर टी जो है क्या करेगा, मोटिलिटी को डिक्रीज करेगा, एलएनजी क्या करेगा, थिकन कर देगा म्यूकोसा को, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन का ही वो है। और एलएनजी में और क्या क्या हो सकता है, स्काइला, कोइलेना और लिलेट जो हमने पढ़ा था ना, 3, 4 और 5 साल ऐसे, इसका ड्यूरेशन को याद रख सकते हो। ओके, ये हो गया हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में, इतना इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ अवर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डिटेल से समझते हैं क्या होता है ये हमारा। तो क्या करेंगे, इसमें 20% वुमेन में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। प्रिविलेंस क्या है, अप टू 11 ईयर एज तक में बॉयज़ गर्ल्स में इक्वल रहता है। रिप्रोडक्टिव एज में आएंगे तो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। आफ्टर 55 ईयर मेल फीमेल में फिर इक्वल हो जाएगा। एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया होगा, फीमेल में 4% होता है, प्रेगनेंसी केस में ज़्यादा चांस रहता है। अगर फैक्टर इंक्रीजिंग द यूटाइन फीमेल, क्या क्या फैक्टर इंक्रीज करेगा, पहले तो अपने को पता है शॉर्ट यूरेथ्रा, सेक्सुअल इंटरकोर्स, कैथेटराइजेशन और क्लोज टू एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटर्स के क्लोज रहेगा। तो ये 4 फैक्टर है जो कि यूटीआई कराता है। ओके, फिर आता है हमारा एग्रीवेटिंग फैक्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या क्या उसको प्रेगनेंसी टाइम में एग्रीवेट कर देगा। तो क्योंकि देखो बच्चा का जगह ले लेगा, जो यूरिनरी ब्लैडर कॉम्प्रेस होगा, तो वहाँ पे यूरिन का स्टेसिस हो सकता है, उसके खातिर होगा। तो यही यूरिनरी स्टेसिस फॉलोड बाय मल्टीप्लिकेशन एंड इन्फ्लक्स ऑफ इन्फेक्टेड इन यूरेटर और रीनल पेल्विस। ओके, ऑर्गेनिज्म में मेनली इकोलाई होता है। यूटीआई कोई भी एग्जाम में आ सकता है, अपने को बस ये लिखना है, इकोलाई, स्यूडोमोनास, क्लेप्सियला, प्रोटियस, और एंटेरोकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकाई। ओके, रिस्क फैक्टर क्या हो जाएगा, लेक ऑफ एस्ट्रोजन और इंटरकोर्स इंक्रीज द ऑर्गेनिज्म टू द लोअर यूरेथ्रा, और इम्प्रॉपर एम्पिटी में डिफेक्ट होगा, और ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है ना, हाइपो एस्ट्रोजेनिक कंडीशन और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। तो सिंपल इसको याद रखेंगे, EIEOEI, ठीक है, सब अल्फ़ाबेट वाइज ही अपने को याद रख सकते हो, सारे वॉवेल है। ओके, रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या हो सकता है, सिंपल सा एसेंडिंग होगा, हेमेटोजेनस होगा, लिम्फेटिक होगा, हमेशा की तरह। एसेंडिंग रूट में क्या करेगा, ये इनोरेक्टल पार्ट में रहेगा, वहाँ पे कोलोनाइज हो जाएगा, फिर वेजाइना के थ्रू वो यूरेथ्रा में चला जाएगा, वहाँ से चला जाएगा। दूसरा चीज़ क्या करेगा, ये अगर हेमेटोजेनस रूट से गया तो इन्वॉल्व कर सकता है किडनी को फ्रॉम द इंटेस्टाइन और सेप्टिक टॉन्सिल को, ठीक है। तो इन्वॉल्व किडनी फ्रॉम द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल में अगर डिफेक्ट हो गया बैक्टीरिया है ना, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, वो भी हमारे किडनी में आकर के यूटाई करा सकता है। फिर लिम्फेटिक रूट से भी जा सकता है, ब्लेडर में जो भी पेरी यूरेथ्रल वहाँ पे लिम्फेटिक रहते हैं, वहाँ से होता है, तो इसका रूट भी बताना है। फिर आता है इसका क्लिनिकल फीचर, सिंपल सा याद रखना, अगर ये 10⁵ पर ml लेस देन है ना, मिड स्ट्रीम में अगर 2 क्वेश्चन में और बिना कोई सिम्टम के, तो उसको अपन एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया बोलते हैं। फिर ये तो हो गया हमारा। अब इसके अंदर क्या क्या कंडीशन आता है, सबसे पहला कंडीशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्राइटिस। तो ज़्यादा जो भी सिम्टम होगा यूरेथ्रा वाले पार्ट से रिलेटेड होगा, लाइक डिसयूरिया, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, स्काल्डिंग पेन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, है ना, टेंडरनेस ऑन द यूरेथ्रा और पस ऑन द स्क्वीजिंग ऑफ द यूरेथ्रा। तो इसको कैसे, जैसे मैंने बोला था कि यूरेथ्रा को स्क्वीज करेंगे तो पस निकल सकता है। टेंडरनेस कहाँ पे होगा, यूरेथ्रा में ही होगा। मिक्चुरेशन टाइम जो यहाँ पे पेन होता है वो भी कहाँ होता है, यूरेथ्रा में होगा।
फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और डायसूरिया को भी अपन को यूरेथ्रा में ही देखने मिलेगा, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। ओके, तो जो पस अगर आता है उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पस को एग्जामिन करेंगे, उसमें गोनोरिया, डिप्लोकोकाई, क्लेमिडिया और नेजेरिया गोनोरिया ये सब के लिए कल्चर भी कर सकते हैं। ये तो हो गया यूरेथ्राइटिस। दूसरा होता है यूरेथ्रल सिम्टम, है ना। यूरेथ्रल सिम्टम क्या होता है, ये क्रोनिक कंडीशन है जिसमें यूरेथ्रा जो है बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी हो जाता है ड्यू टू डायसूरिया, फ्रीक्वेंसी, नॉक्चूरिया और अर्जेंसी। ओके, यूरेथ्रोस्कोपी कर सकते हैं। रेडनिंग, इन्फ्लेम्ड म्यूकोजा, स्पेजम ऑफ द ब्लीडर अपने को देखने मिल सकता है। शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए हम लोग बेंजोडाइजेपिन, एमिट्राइप्टाइलिन, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हमारा यूरेथ्रल डायलिसन और क्रायो सर्जरी होता है। फिर होता है सिस्टाइटिस, नाम से पता चल रहा है सिस्टाइटिस, इसमें सिस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्या होगा, पेनफुल मिक्सचरेशन सिर्फ एंड में होगा, सुप्रा प्यूबिक वाले पार्ट में इसमें टेंडरनेस होगा, जो पैथोलॉजी है वो यूरेथ्रा से दूर रहेगा, है ना, ये याद रखना। डायसूरिया, फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी पेन भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई भी हो, इन्वेस्टिगेशन के लिए वही मिड स्ट्रीम यूरिन लेना है, उसका कल्चर करना है और माइक्रोस्कोपी करके ड्रग सेंसिटिविटी करना है। माइक्रोस्कोपी में वही अपने को फिर पस सेल और आरबीसी देखने मिल सकता है। स्टेराइल पाईयूरिया नेगेटिव कल्चर मिलेगा उसमें। ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन के लिए भी सस्पेक्ट कर सकते हैं। इफ टीबी सस्पेक्ट, अगर टीबी सस्पेक्ट करें तो 3 मॉर्निंग का स्पेसिमेन लोगे। ओके, नेक्स्ट होता है पाइलिटिस। ये क्या है, लोइन रीजन में पेन हो जाएगा, इसमें बुखार आता है, अभी तक किसी में बुखार हमने नहीं देखा था। एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग और ड्राई टंग अंडर लोइन टेंडरनेस, मिक्सचुरेशन, है ना। तो ये सारा बोल सकते हैं पाइलिटिस मतलब कि लगभग एब्डोमिनल सिम्टम से रिलेटेड है। बट इसमें मिड स्ट्रीम यूरिन करने के बाद वही ब्लड करेंगे, आईवी पाइलोग्राफी और सिस्टोस्कोपी कर सकते हैं। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है, प्रोफाइलिक्सिस लेना है कोइटल इन्फेक्शन के केस में, और कैथेटराइजेशन में ध्यान अवॉइड करना है जितना हो सके। फ्लूइड इनकरेज करेंगे और बैक्टीरियोलॉजिकल मॉनिटरिंग कर सकते हैं यूरिन का। ओके, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल देखते हैं। ड्रग 7 से 10 दिन के लिए देखते हैं, ये री इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगा। 3 to 4 लीटर ऑफ द वाटर 1 नेगेटिव आफ्टर 2 वीक ऑफ थेरेपी, ठीक है। तो ये इसका मैनेजमेंट प्रिंसिपल है कि 7 दिन तक 10 ड्रग्स को देना है, री इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, रोज़ अच्छे से पानी पीना है और नेगेटिव आने के बाद भी उसको फॉलोअप करके चेक कराते रहना है, री इन्फेक्शन होने नहीं देना है। ओके, यहाँ पे हमारा एक टॉपिक और ख़त्म हो जाता है। तो ये थैंक यू आज के लिए। इस लेक्चर में इतना करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे आगे का कंप्लीट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।